Hello. Hello. गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? अच्छे हैं सर। चलिए, क्लास तो बहुत दिन के बाद लगता हुआ है। और आपके एग्जाम सर 1 तारीख से है ना? यस सर। तो सिलेबस हमें मिला है आपका, लास्ट वीक में मिला था। 1 महीने का है, उसमें आपकी इतनी काफ़ी छुट्टियाँ कैसे कवर होगा इतनी छुट्टियों में, बताइए आप लोग। तो उसमें से आपको लगता है कि जो आपका फर्स्ट 5 जो चैप्टर्स वो कंप्लीट हो गए हैं, ओके? फर्स्ट 5 चैप्टर्स जैसे सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन है, फॉर्म्स ऑफ वाटर इरोजन, इरोजन कंट्रोल मेजर्स एंड डेफिनेशन ऑफ कंटूर, क्लासिफिकेशन, ग्रेडेड बंड्स वगैरह सब हो गए हैं सब, ओके? यस सर। और आपको हमें जो कराना है, सॉइल लॉसेस भी हो गए हैं। सिंड्रोलॉजी बता रहे थे कि सॉइल लॉसेस तक को करा चुके हैं वो, लेकिन आपने 2, 4, 8, 10, 13 लेक्चर में आपने पूरा सेमेस्टर आप लोग निकाल दिए। और लास्ट में हमें दिए हैं आपका 1 महीना भी नहीं मेरे पास, और उसमें भी आपका लगता है 15 दिन छुट्टी है आपका। मतलब प्रीवियस सप्ताह आपका वीक में था आपका दीपावली, इस सप्ताह में आपका है छठ पूजा, और नेक्स्ट वीक में आपका यूनिवर्सिटी का आ रहा है कन्वेंशन पटना में, और उसके बाद आपका एग्जामिनेशन है। तो कैसे करेंगे आप लोग बताइए हमको, कैसे हम लोग इसको एडजस्ट करेंगे अब 15 तारीख से आप लोग आ रहे हैं, यस सर। तो 15 तारीख से फिर क्लास आपका ये अपना क्लासरूम में होगा या ऑनलाइन ही होगा? सर क्लासरूम में होगा, ऑफलाइन। ओके, तो 15 तारीख में कर रहा है मंडे या 15 है मंडे, तो मंडे को आप देख लीजिए, हम लोग अगर होता है तो, नहीं तो मंडे क्लास भी हो सकता है कि ऑनलाइन ही हो, उसके बाद वाला फिर आपका होगा, देख लेते हैं, हम बताएंगे उसके बाद। तो आज हमें कराना है नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है सो ग्रास वाटरवेज है, नहीं? आप लोग के पास से ये दिया गया है ब्रेकअप, कोर्स ब्रेकअप है? यस सर। ओके, सो नेक्स्ट चैप्टर वी विल स्टार्ट ए ग्रास वाटरवेज। सो व्हाट इज ग्रास वाटरवेज, कुछ जानते हैं आप इसके बारे में? कोई भी? इरिगेशन चैनल का नाम सुना आपने? इरिगेशन चैनल का नाम सुना है आपने? हेलो, किसी ने नहीं सुना? इरिगेशन चैनल का नाम ही नहीं सुना आज तक? यस सर। मेरा कहना है ना, जो चीज़ें हम ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन चीज़ें हमें डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद नोट्स दे दूंगा, उसमें कहीं प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं। जो प्रैक्टिकल चीज़ें जहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, जो मेन पॉइंट्स हैं, उसे हम डिस्कस कर लेंगे स्लाइड्स पे, और उसके बाद हम आपको डिटेल में नोट्स मैं आपको अपलोड कर दूंगा, उसके बाद आप पढ़िए। फिर भी कहीं प्रॉब्लम होता है तो कहीं भी मुझे कॉल कर सकते हैं, कहीं पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैंने बोल रहा था व्हाट इज ग्रास वाटरवेज। ग्रास वाटरवेज क्या है, कैसे कभी देखा है कहीं पे? कैसा होता है ग्रास वाटरवेज? सर एग्रीकल्चर की मतलब फील्ड के अंदर एक नदी जैसा चल रहा होता है। ओके, तो मैंने इसलिए पूछा, इरिगेशन चैनल का नाम सुना आपने? यस सर। वो कैसा होता है, इरिगेशन चैनल का शेप क्या होता है? व्हाट इज द शेप ऑफ इरिगेशन चैनल यूजुअली? सर रेक्टेंगुलर। ओके, रेक्टेंगुलर भी होता है, ट्रायंगुलर भी होता है, आप कह सकते हैं ट्रेपेजोइडल भी होता है, पैराबोलिक भी होता है। सो डिफरेंट टाइप के शेप होते हैं। उसी शेप में अगर इरिगेशन चैनल में ही अगर हम ग्रास स्टैब्लिश कर दे, दैट इज द ग्रास वाटरवेज। उसमें कुछ मॉडिफिकेशन है जिसका हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो ये भी एक आपका आइदर नेचुरल और मैन मेड इरिगेशन चैनल है, विच ट्रांसपोर्ट्स कंसेंट्रेटेड फ्लो ऑफ वाटर within a permissible velocity to avoid the erosion of the soil.
कहने का मतलब कि ये भी एक चैनल है, इरिगेशन चैनल है, जिसमें ग्रास या कहीं सुटेबल ग्रास डिपेंड्स अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉइल और एनवायरनमेंट इस्टेब्लिश करते हैं उसमें, और उसके थ्रू एक परमिसिबल, हर एक सॉइल का एक अपना कैरेक्टरिस्टिक होता है वाटर को रेसिस्ट करने का, फ्लो करने का। उसके अंदर जो फ्लो करता है, चाहे वो नेचुरल वे हो या मैन मेड बनाया हुआ आपका चैनल हो, तो इरोजन को मतलब कि एक परमिसिबल लिमिट तक सॉइल को डैमेज ना करे और वाटर को फ्लो भी कर दे। एक्स्ट्रा रन ऑफ है, रन ऑफ का नाम सुना है? व्हाट इज रन ऑफ? रन ऑफ किसको बोलते हैं? रन ऑफ, यस, रन ऑफ किसको बोलेंगे? जो एक्सेस वाटर फ्लो। यस, एक्सेस वाटर। सर परकोलेशन के बाद जो वाटर बच जाएगा उसको मतलब वो रन ऑफ होता है। जो एक्सेस वाटर फ्लो हो जाता है, जो सॉइल मतलब परकोलेशन इनफिल्ट्रेशन इन सब के बाद जो रन ऑफ होता है। ओके, मैं कहने मतलब सरफेस में, कहने मतलब कि आपके जो वाटर रिक्वायरमेंट से एक्सेस वाटर होकर जो विदाउट यूजिंग आपका एक चैनल से दूसरे चैनल में, एक रास्ते से दूसरे रास्ते चला गया बिना, जैसे आपने देखा होगा कि बारिश होती है, बारिश होने के बाद कुछ पानी है जो कहीं जम जाता है, कहीं खड़ा हो जाता है, खेत में हो गया, और कहीं देखिए उसे होते हुए नदी नाले होते हुए चल जाता है आपका आउटलेट के थ्रू जो कहीं और निकल जाता है, दैट इज द रन ऑफ। तो सरफेस रन ऑफ हो गया वो। और जो वाटर जैसे आपने बोला ना इनफिल्ट्रेट होता है या जाके नीचे परकुलेट होता है, वो वाटर अगर क्रॉप के रूट जोन तक ही रुक जाता है, दैट इज नॉट रन ऑफ। अगर वो वाटर परकुलेट होते हुए बियॉन्ड द रूट जोन जा करके आपके एक्विफर में मिल गया, तो आपका एक्सेस वाटर है। एनीवे उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो ये रन ऑफ को जो है, रन ऑफ जो है उसको और आपका कैरी करने के लिए सफिशिएंट कैपेसिटी होना, कहने का मतलब है ग्रास वाटरवेज आर नेचुरल और मैन मेड कंस्ट्रक्टेड चैनल्स established for the transport of concentrated flow या flow of water at safe velocities from the catchment। catchment means जिस एरिया से वो वाटर आपके चैनल में आ रहा है, दैट इज द कैचमेंट एरिया। फ्रॉम द कैचमेंट यूजिंग एडिक्वेट इरोजन रेसिस्टेंट वेजिटेशन, वेजिटेशन में जो ग्रास आप उस चैनल में लगा दिया है, जो उसके फ्लो को स्लो कर रहा है ड्यू टू वेजिटेशन की वजह से, विच कवर्स द चैनल, उसकी वजह से, दैट इज द कॉल्ड ग्रास वाटरवे। तो ग्रास वाटरवेज का जो पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि अगर मान लिया वेलोसिटी जो फ्लो ऑफ वाटर है कभी हाई वेलोसिटी आता है, तो उसको उसके वेलोसिटी को स्लो कर देता है। स्लो करने की वजह से होता है सॉइल इरोजन या किसी तरह के जो डैमेज है आपके क्रॉप की, वो नहीं हो पाता है और वो उससे बचाव हो जाता है। तो यूजुअली ग्रास वाटरवेज का यही पर्पस है कि वो जो गली इरोज, आपने गली और रील इरोजन वगैरह आपने पढ़ा होगा, उसे आपको मैंने क्रिएट होने से प्रिवेंट करता है। मेजर पर्पज इस तरह की चीजें और भी हो सकते हैं जिसको हम आगे देखेंगे। तो मेजर पर्पज उसका वही है कि वो जो एक्सेस फ्लो ऑफ वाटर है आपके फील्ड से उस चैनल के थ्रू जा रहा है, जो इरोजन के थ्रू जो सॉइल का डैमेज करने के लिए चैनल बनाया गया है, दैट इज द ग्रास वाटरवे। भी हो सकता है, कंस्ट्रक्टेड चैनल भी हो सकता है, established for the transportation of water at velocity that is important from the catchment area erosion resisting vegetation which covers the channels, that is the grass waterway. The grass wedge outlets are constructed prior to the construction of the terrace bunding। मतलब पहले कि आप एक चीज बताइए हमको, जो ग्रास वाटर वेज है देखिए चैनल की तरह है, तो उसका आउटलेट और जो कह सकते हैं इनलेट होगा, वो दोनों का क्या डिफरेंस होगा? ये छोटी छोटी चीजें हैं, समझ लेंगे तो आप आपको आसान हो जाएगा डेफिनेशन वगैरह आपको लिखने में समझने में। आप बताइए कि क्रॉस सेक्शनल एरिया जो इनलेट पे ज्यादा होगा या आउटलेट पे? आपको कुछ स्ट्रक्चर में दिखा रहा हूँ तो क्लियर होगा आपको। ये आपका ग्रास वाटर वेज प्लेट पे ज्यादा होना चाहिए। इनलेट पे ज्यादा होगा। और कोई आपको स्लाइड दिख रहा है? यस सर।
ओके। तो ये देखिए, ये जो बीच में आप ये देख रहे हैं ना, ये आपका क्रॉप है, ये क्रॉप है। आप देखिए, जस्ट इमेजिन, देखिए गौर से देखिए स्लाइड को, आपका जो फील्ड है, फील्ड का शेप कैसा दिख रहा है आपको? फील्ड का शेप जो है, दोनों साइड से देख लीजिए, थोड़ा सा ऊंचा दिख रहा है, और जहां पे ये जो पोर्शन जो चैनल टाइप का बना हुआ है, वो थोड़ा सा लग रहा है कि लो पॉइंट है, नहीं? तो उससे क्या फायदा हो रहा है कि इस पोर्शन से या इस पोर्शन का जो वाटर आ रहा है, एक्सेस वाटर जो होगा, एट ए सर्टेन डिस्टेंस पे आकर इस चैनल में मिलेगा। ठीक है, ये चैनल देखिए इधर से इधर की ओर है, ग्रेड दिया हुआ, फ्लो हो रहा है। और इधर से देखिए, यहाँ से देखिए आपको उधर दिख रहा है कि थोड़ा सा नैरो है, नैरो है। धीरे 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 यहाँ पे इसका जो हो रहा है, विड्थ बढ़ रहा है। इसका मतलब हुआ कि जो आउटलेट पे आकर के किसी भी ग्रास वाटरवेज चैनल का या ड्रेनेज चैनल का जो एरिया होगा, वो ज्यादा हो जाएगा। ऐसा क्यों? आपने अभी बोला था कि इनलेट पे ज्यादा होना चाहिए। इनलेट पे ज्यादा क्यों होगा भाई, बताइए आप। दूसरा स्ट्रक्चर भी दिखाता हूँ, ये देखिए, ये सारे हैं जो चैनल है, कहीं कहीं पे है जो इस तरह का है, देखिए ये है सर एन में सर हाँ, एन में इसलिए वाइड होगा क्योंकि स्पीड कम करवाने के लिए। और कोई, और कोई किसी के, और कुछ इसमें इम्प्रूव करेंगे? सर वाटर का वॉल्यूम ज्यादा होगा एंड में। यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये, आप देखिए स्ट्रक्चर को, देखिए मान लिया जाए कि ये भी आपका चैनल है, ये भी चैनल है। अब ये जो चैनल है, अब देखिए ये पोर्शन का जो एक्सेस वाटर होगा आकर के इसको मीट करेगा, फिर इस पोर्शन का जो वाटर होगा आके इसको मीट करेगा, इधर का जो होगा इसको के इधर है जो इसके थ्रू जाएगा। अब ये दोनों चैनल आकर के यहाँ पे क्या करेगा, ज्वाइन करेगा, तो इसका भी फ्लो मिलकर यहाँ पे एक फ्लो बन जाएगा। फिर इधर का देखिए वाटर, इधर का कुछ पोर्शन है जो इसके थ्रू जो आ रहा है, यहाँ करके मिल रहा है। इसके बाद मिलने के बाद क्या होगा, ये मेन चैनल जो आपका है ग्रास वाटर वेज, ये सब है जो फील्ड चैनल इसको बोलते हैं, और यहाँ करके जो है ग्रास वाटर मेन चैनल है, इसमें मिलेगा। तो इसका वॉल्यूम जैसे जैसे डिफरेंट फील्ड ड्रेन है, वो मिल करके क्या करेगा, ये वॉल्यूम आकर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वो बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे आप इनलेट से आउटलेट की जाएंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीज होता जाएगा। और अगर मान लिया जाए इस एरिया पे आपका या तो सेम एरिया क्रॉस सेक्शन रहेगा या तो कम रहेगा, तो क्या होगा, वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, उसका हैंडल करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, तो वॉश आउट हो जाएगा वो। तो इसकी वजह से हम जब डिजाइन करते हैं तो ये सारे चीजें कंसीडर करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना आ रहा है, कितना कैचमेंट एरिया है, उसका वेलोसिटी कितना है, किस किस पॉइंट पे आउटलेट है, और फाइनली वो आउटलेट से कितने वाटर उसको हैंडल करके वो पार करेगा वो। तो जैसे जैसे इनलेट से आउटलेट की ओर आप आएंगे, इनलेट से आउटलेट की तरफ जाएंगे, वो वॉल्यूम ऑफ वाटर बढ़ता जाएगा, और उसकी वजह से उसको हैंडल करने के लिए उसको या तो डेप्थ या तो विड्थ दोनों चाहिए। देखिए यहाँ से आपका इनलेट की तरफ जा रहा है, इस तरह की ओर आउटलेट है। देखिए यहाँ थोड़ा कम था क्रॉस सेक्शनल एरिया, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है वो। तो एक मिनट जस्ट वेट। हेलो, हाँ हेलो, हाँ क्लास में फॉर बात करता हूँ। तो इनलेट में जैसे जैसे हम इनलेट की ओर, इनलेट से आउटलेट की ओर तरफ जाएंगे, इधर का एरिया यहाँ आएगा, तो यहाँ इस पोर्शन में सिर्फ इसका इसका वॉल्यूम आएगा, जैसे जैसे इधर आएंगे इसका बढ़ेगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इसका आएगा। तो जैसे जैसे आउटलेट की तरफ जाएंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर बढ़ता जाएगा, उसकी वजह से उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो बढ़ता जाता है। तो अब ये क्वेश्चन ये होता है कि हम ग्रास वाटरवेज का कंस्ट्रक्शन कब करेंगे, मतलब इसका पर्पस क्या हो गया। पर्पस आपको करने का मतलब होगा कि ग्रास वाटरवेज आर यूज्ड एज आउटलेट टू प्रिवेंट रील और गली इरोजन या फॉर्मेशन, सो द वेजिटेटिव कवर स्लोज द वाटर फ्लोज, मिनिमाइज चैनल सरफेस इरोजन एटसेट्रा। मतलब कि इसका पर्पस ये है कि जो उसमें कहीं ऐसा सॉइल है जिसमें उसके एक्स्ट्रा रन ऑफ की वजह से, सॉइल इरोड होने की वजह से या तो गली रिल फॉर्मेशन की चांसेज हैं, वो उसे आपका अवॉइड करता है। दूसरी बात, अगर एक्सेस फ्लो ऑफ वाटर है तो वेजिटेटिव
रिलेशनशिप की वजह से देख लीजिए चैनल में वेजिटेशन इस्टेब्लिश किया गया, पर्पसली किया गया है, उसकी वजह से वेजिटेशन होने की वजह से वाटर का फ्लो थोड़ा स्लो हो जाता है, जो कि आपका या तो स्लोप का जो चैनल का स्लोप है उसे इरोड नहीं कर पाता है, या सिर्फ उसी वजह से आपका जो सॉइल इरोजन है वो आपका प्रिवेंट कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। दूसरी बात है कि ये आप कंस्ट्रक्शन कब करेंगे? prior to construction of terraces, बिल्कुल, terrace and बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि कितने समय पहले? 1 year sir. 1 ईयर, बिल्कुल। अगर अब मान लिया जाए कि आपने, कहने का मतलब कंस्ट्रक्शन जो यूजुअली रफ करते हैं कि एक सीजन जो होता है मानसून का, उसे ग्रास को एस्टैब्लिश होने के लिए दिया जाता है, ताकि ग्रास पूरी तरह एस्टैब्लिश हो जाए और उसके बाद हम उसके यूज कर सकते हैं उसको। तो कंस्ट्रक्शन हम यूजुअली हम जब यूज करने से पहले 1 साल पहले करते हैं उसको। सो पर्पस के बाद हम लोग उसका फिर करेंगे डिजाइन का। डिजाइन वाले पोर्शन में यूजुअली हम इसका शेप, साइज, वेलोसिटी एक्सेट्रा का हम लोग यूजुअली हम, जैसे आपने किसी भी चैनल का डिजाइन करते हैं, चाहे इरिगेशन चैनल हो, ड्रेनेज चैनल हो या ग्रास वाटर वेज हो, तो उससे पहले हम उस फील्ड का सर्वे करते हैं। तो सर्वे सर्वे करने का मतलब क्या? व्हाट इज सर्वे? सर्वे करने से क्या मतलब हुआ उसका? क्या क्या जानना चाहते हैं फील्ड के बारे में? ये सब जनरल क्वेश्चन है, इसमें हर किसी को पता होना चाहिए, इसमें कोई The इंजीनियरिंग। soil type, cropping pattern, बिल्कुल बिल्कुल सही सही है। rain, It's climatic just conditions, rainfall intensity क्या है प्लेस का। हाँ, बिल्कुल। मेरा कहने का मतलब है कि अगर मान लिया जाए कोई ग्रास वाटरवेज या इरिगेशन चैनल आप डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो उस एरिया का रेनफॉल इंटेंसिटी क्या है। अगर कोई एक सर्टेन इवेंट रिपीट होता है, तो कितने ड्यूरेशन के बाद रिपीट होता है। जैसे मान लिया कभी होता है ना कि 5 साल, 7 साल, 10 साल या 2 या 4 साल के बाद क्या हो रहा है कि बहुत हेवी रेनफॉल हो रहा है। कभी हो जाता है कि रेनफॉल बहुत कम है। तो जब आप चैनल डिजाइन करेंगे, आप मान लिया कि मिनिमम या लो कैपेसिटी के लिए आपने डिजाइन कर दिया, और आपका कुछ ईयर के बाद, 1 साल 2 साल के बाद इतना ज्यादा रेनफॉल हो गया कि आपका चैनल है उसको हैंडल ही नहीं कर पा रहा उसके वॉल्यूम को। तो इन चीजों के जानने के लिए कम से कम 10 ईयर्स रेफरेंस इंटरवल लेते हैं, मतलब पिछले 10 साल के डेटा को एनालिसिस करने के बाद हम उस चैनल को डिजाइन कर सकते हैं और उसका पीक रन ऑफ लेते हैं। पीक रन ऑफ मीन्स 10 साल के ड्यूरेशन में मैक्सिमम रेनफॉल उस एरिया का लेकर के वॉल्यूम ऑफ वाटर के लिए चैनल को डिजाइन करते हैं, ताकि ये हमें एज्यूम करते हैं कि 10 साल के बाद इससे ज्यादा मैक्सिमम रन ऑफ नहीं आएगा। अगर होगा रिपीट तो इतना मैक्सिमम होगा जो 10 साल में हुआ है। तो उसी के अनुसार हम 10 साल के मैक्सिमम रन ऑफ को ध्यान में रखते हुए चैनल के डिजाइन करते हैं हम इसको। यूजुअली 10 ईयर्स रेफरेंस इंटरवल को कंसीडर करते हैं हम और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए या आपका जो स्टेबिलिटी ऑफ द चैनल के लिए है। तो इसके अंदर जो आपका डिजाइन ऑफ ग्रास वाटरवेज के अंदर आएगा साइज ऑफ वाटरवेज, शेप ऑफ द चैनल, वेलोसिटी। सो यूजुअली इसमें हम 3 तरह के शेप का हम लोग यह शेप यूज करते हैं। जैसे हो गया आपका ट्रेपेजोइडल सेक्शन और ट्रायंगुलर सेक्शन एंड पैराबोलिक सेक्शन। तो ट्रायंगुलर सेक्शन को यूजुअली हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि इसमें आपका एक तो डिजाइन करने में डिफिकल्टीज है, दूसरी बात वाटर हैंडल करने के भी प्रॉब्लम होते हैं। इन तीनों में आपने पैराबोलिक का नाम सुना है? ट्रापेजोइडल और ट्रायंगुलर का नाम सुना होगा, पैराबोलिक का? पैराबोला का नाम सुना? यस सर। क्या होता है पैराबोला? पैराबोला कब पढ़ा था आपने? सर y इज इक्वल टू x। y इक्वल टू ठीक है y जी। स्क्वायर इक्वल टू x, x स्क्वायर इक्वल टू y सर। तो फॉर वो तो सर इक्वेशन है कर्व का, पैराबोलिक कर्व का। तो पैराबोलिक कर्व का इक्वेशन हम कब लाते हैं? जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, नहीं? पैराबोलिक कर्व का जो ट्रेजेक्टरी होता है फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, क्यों?
आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा 10th में +1 +2 में, तो आपने पढ़ा होगा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, नहीं यही था ना स्टैंडर्ड? यस सर, यस सर, यस। तो उतना हम नहीं जाएंगे। मेरा कहने का मतलब है कि इन 3 शेप आपको पता हो गया। पैराबोलिक आपने देखा होगा तो या अपवर्ड होगा या तो डाउनवर्ड होगा, इस तरह का कर्व होगा। तो इन तीनों में मैं आपको कर्व दे रहा हूँ। ये आपका है जो ट्रेपेजोइडल सेक्शन है, मैं इसमें आ रहे हैं कि विड्थ साइड क्या है उसके बाद में, और ये आपका पैराबोलिक सेक्शन है। मैंने ट्रायंगुलर को ऐसे अवॉइड किया, उसको यूजुअली हम लोग यूज नहीं करते हैं, उसकी डिफिकल्टी है उसको कंस्ट्रक्शन में या उसकी वजह से। ये आपका पैराबोलिक सेक्शन है, ये सेक्शन, और ये आपका ट्रेपेजोइडल सेक्शन है। ये दोनों में से कौन सा हमारे लिए सुटेबल होगा फॉर एग्रीकल्चरल फील्ड के लिए, एंड व्हाई? बस ऐसा ही, आप थोड़ा सा दिमाग लगा बोलिए, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं इसको। ट्रेपेजोइडल सेक्शन एंड पैराबोलिक सेक्शन में पैराबोलिक सेक्शन में वॉल्यूम फ्लक्स ज्यादा होगा, जिसके कारण वेलोसिटी ऑफ फ्लो कम हो सकता है। कम हो सकता है, नहीं कम होगा कम ही। होगा, यस सर, यस सर। जब आपने एरिया बढ़ा दिया, एक्चुअली जो वॉल्यूम होता है, क्यू का नाम सुना होता है, वॉल्यूम ऑफ फ्लो इज यूजुअली प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो, दैट इज क्यू इज इक्वल टू ए इनटू वी। आपने नाम सुना होगा नहीं? यस सर, यस सर। Q is equal to A into V, where Q is the volume of water या rate of flow and A is the area of cross section। जिस पोर्शन से, जैसे मान लिया आपको ये देख रहा है ना, जैसे मान लिया इस पोर्शन पे अगर हम वॉल्यूम ऑफ फ्लो निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, इस पोर्शन का क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाई जो वाटर फ्लो वेलोसिटी हो रहा है, वो अगर दोनों को प्रोडक्ट देंगे तो वॉल्यूम ऑफ फ्लो हमको उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए निकल जाएगा। तो इस पूरे अगर चैनल के लिए वॉल्यूम ऑफ फ्लो निकालना चाहेंगे तो पूरे चैनल का क्रॉस सेक्शनल एरिया चाहिए और वेलोसिटी ऑफ फ्लो चाहिए। सिंपली जानिए कि वेलोसिटी वॉल्यूम ऑफ फ्लो इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द चैनल एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो। तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो, अब आपने कहा कि अगर मान लिया कि वॉल्यूम ऑफ फ्लो है क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ फ्लो, अब क्रॉस सेक्शनल एरिया जहां कम कर देंगे, इसका मतलब है कुछ जगह पर वेलोसिटी ऑफ फ्लो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। क्योंकि आपने, जैसे मैंने ये बोल दूं कि वेलोसिटी मान लिया 3 मीटर पर सेकेंड है जी, क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लिया 2 मीटर स्क्वायर है, तो वॉल्यूम ऑफ फ्लो कितना हो गया, 2 into 3 हो जाएगा, दैट इज 6 मीटर क्यूब पर सेकेंड हो गया। अगर हम ऐसा कर दें कि वेलोसिटी ऑफ फ्लो 2 मीटर पर सेकेंड और क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 3 मीटर पर स्क्वायर, तो क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ फ्लो तो 6 ही रह गया, लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया जहाँ रिवर्स हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो गया तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो ज्यादा हो गया। वेलोसिटी ऑफ फ्लो अगर मान लिया जाए कि वो ज्यादा हो जाएगा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाएगा। मतलब प्रोडक्ट आपका कांस्टेंट रहेगा, लेकिन दो वेरिएबल में से एक है जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दूसरे का। जिस जगह पे आपने जस्ट इमेजिन अ पाइप आप इमेजिन करो, अगर कोई पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा तो आप देखते हो उसका वेलोसिटी ऑफ फ्लो ज्यादा होता है, दूर तक फेंकता है पानी को, नहीं जैसे लेमैन की तरह। जब पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा तो उसका वेलोसिटी ऑफ फ्लो ज्यादा हो जाएगा। अब देखिए एक बड़ा पाइप दीजिएगा तो उसका वेलोसिटी ऑफ फ्लो क्या हो जाता है, कम हो जाने की वजह से वहीं पे थोड़ा नजदीक गिरना शुरू हो जाता है। लेकिन दोनों का जो प्रोडक्ट करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ फ्लो बराबर ही रहेगा। तो अगर Q हमारा कांस्टेंट है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा तो वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगा। तो उसी की वजह से ये जो शेप है आपका, अभी हम दिखा रहे थे पहले वाले में, ये जो है ये कौन सा शेप है, ये क्या होगा, ट्रेपेजोइडल या पैराबोलिक? पैराबोलिक। पैराबोलिक। पैराबोलिक देखिए कैसे पहचानते हैं इसको पैराबोलिक का। पैराबोलिक आप देखिए इसका जो बॉटम बिट्स के अगर हम लाइन एक कर्व ड्रॉ करें तो ऑलमोस्ट फ्लैट है, मतलब एक कर्व की तरह सिर्फ जा रहा है। देखिए इस तरह से आ रहा है, कर्व की आ रहा है। लेकिन वो इरिगेशन चैनल जो होता है यूजुअली जो उसका जो दोनों पोर्शन जो होते हैं, जैसे इरिगेशन चैनल आप कहीं फील्ड में अपने आसपास के फील्ड में देखिए, वो यूजुअली रेक्टेंगुलर चैनल का होता है और उसका जो
सेफ होता है। पहले हम लोग इरिगेशन चैनल को कंसिडर करते हैं कि बेस्ट इकोनॉमिकल या सुटेबल इरिगेशन चैनल इज द ट्रेपोजेडल सेक्शन। तो उसमें जो आपका साइड स्लोप होता है थोड़ा ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से, डेप्थ ऑफ फ्लो जो होता है ज़्यादा होता है, उसकी वजह से उसका ट्रेपोजेडल सेक्शन में विड्थ होता है जो ज़्यादा शॉर्प होता है। इसमें क्या है, विड्थ, बॉटम विड्थ बिल्कुल फ्लैट है। फ्लैट होने की वजह से इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा हो गया है, इसमें वेलोसिटी कम हो जाएगा। वेलोसिटी कम होने की वजह से इसमें आपका सॉइल को इरोड करने की कैपेसिटी भी कम हो गई है। सो यूजुअली हम लोग एग्रीकल्चरल फील्ड में ग्रास वाटर वेज के लिए पैराबोलिक सेक्शन को ही कंसीडर करते हैं। अब है कि डिजाइन के लिए हम इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे निकालेंगे। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे निकालेंगे आप किसी भी चैनल। हाँ हाँ बोलिए, ठीक है बोलिए। क्यू अपॉन वी सर। हाँ, क्यू अपॉन वी वो सही है। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको किसी भी, ये मान लिया हमको चैनल हमको डिजाइन किया हुआ नहीं पता था इसका एरिया, लेकिन हमें ये पता है कि ये मेरा फील्ड है, इस फील्ड का एरिया तो हमको पता है, एरिया मेरे पास नोन है। हमें पता है कि इस एरिया में अगर जितना बारिश होगा तो उसका रन ऑफ जनरेट होगा, वो मुझे पता हो जाएगा। कैसे पता करेंगे भाई, तो एरिया मेरे पास है और डेप्थ ऑफ वाटर जो इससे आएगा उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ हमारा वाटर आ जाएगा। उसके बाद फॉर ए पर्टिकुलर सॉइल के लिए चाहे वो क्ले सॉइल हो, लोमी सॉइल हो, सैंडी सॉइल हो, किसी तरह का सॉइल हो, उस सॉइल के परमिसिबल वेलोसिटी होता है फ्लो करने का। तो वेलोसिटी हमको पता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर पता है, तो हम जान रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाई वेलोसिटी ऑफ वाटर। तो वेलोसिटी ऑफ वाटर आपको एज पर द सॉइल मिल जाएगा, और उसके बाद आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर मिल गया तो क्रॉस सेक्शनल एरिया मिल जाएगा, क्योंकि Q इजकल टू A इंटू वी। सो A इजकल टू Q बाई V, अभी आपने बताया, जस्ट लाइक दिस वन, नहीं? ओके, वेयर A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द चैनल। अगर वॉल्यूम आपको पता है, वेलोसिटी आपको पता है, इसे डिवाइड कर देंगे, इज मिल जाएगा। Q is the expected maximum runoff या maximum volume of water to be carried through the channel and velocity of flow। तो ये तीन क्वांटिटी में से कोई भी एक क्वांटिटी अगर अननोन है, दो नोन है, तो उसे हम निकाल सकते हैं। तो ग्रास वाटरवेज का कितना साइज होना चाहिए वो आप निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ वाटर, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वाटर आपको नोन होगा, आपको ये पता है कि किस पर्टिकुलर फील्ड के लिए हम डिजाइन कर रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर आपको नोन हो गया। एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो फॉर दैट पर्टिकुलर फील्ड के लिए भी आपको पता हुआ, क्योंकि हर एक फील्ड का अलग अलग, हर एक सॉइल का अलग अलग परमिसिबल वेलोसिटी है, जो आगे टेबल मैंने दे रखा है, आपको पता चल जाएगा अभी। तो इस तरह से साइज ऑफ द वाटरवेज आपको मिल जाएगा। तो साइज ऑफ द वाटरवेज लेने के बाद इसे मान लिया कि आपका ट्रापेजोइडल सेक्शन, आप समझ लीजिए ट्रापेजोइडल सेक्शन में यूजुअली आप जस्ट इमेजिन कि ये ड्रेनेज चैनल है जिसका बॉटम विड्थ है। Excuse me, sir. या Sir, someone is trying to join. Please allow. ज्वाइन हो गए, ठीक है? Excuse me, sir. Yes. हाँ Excuse me, sir. हाँ हाँ बोलिए। Sir, the best economical irrigation channel is the one with trapezoidal shape. ओके। Sir, in a trapezoidal shaped irrigation channel, the area will be less, so the speed of the water flow will be high. ओके, Sir, if we want to give water in low speed to the crops, for that case we should go for this parabolic one. नो पैराबोलिक में एक ग्रास वाटर बेज में, मेरा कहने का मतलब था कि यहाँ पे हमें वेलोसिटी को कंट्रोल करना है ताकि इरोजन ना हो। ये जो हमने बेस्ट इकोनॉमिकल पोर्शन की बात की है, तो कंसीडरिंग फ्लो एज वेल एज इन कंस्ट्रक्शन, ये ट्रापेजोइडल सेक्शन को कंस्ट्रक्शन करने में हमें आसानी होती है, डिजाइन करने में आसानी होती है इसको। और मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन तो आपका सेमी सर्कुलर सेक्शन होता है, अगर थ्योरेटिकल हम देखें तो, क्योंकि उस केस में जो वेटेड पैरामीटर होता है वो आपका मिनिमम होता है वो, ठीक है ना? तो
बेस्ट इकोनॉमिकल जो सेक्शन है थियोरिटिकली सेमी सर्कुलर पोर्शन है, लेकिन हम लोग कंसीडर करते हैं मोस्ट इफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल सेक्शन फॉर इरिगेशन चैनल इज द ट्रैपेजोइडल सेक्शन बिकॉज इट्स इजी इन कंस्ट्रक्शन एज वेल एज हैंडलिंग द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर। अब आपने बात किया कि हमने एक अगर पोर्शन है तो हमने पैराबोलिक सेक्शन को क्यों नहीं यूज करते हैं। तो पैराबोलिक सेक्शन के यूज करने के लिए आपके इरिगेशन फील्ड में इतना एरिया भी तो चाहिए, अब वो आपका क्रॉप्ड एरिया जाएगा। दूसरी बात है कि जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी आपका है वो वेलोसिटी भी कम होगा, उस वेलोसिटी के थ्रू तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा। सो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स टू डिफरेंशिएट फ्रॉम ट्रैपेजोइडल सेक्शन एंड पैराबोलिक सेक्शंस। Okay, sir. Thank you. करने का हम कर सकते हैं, लेकिन ये डिजाइन में जो पोर्शन है ना, हमें पैराबोलिक सेक्शन ग्रास वाटर वेज में हमारा पर्पस मेन पर्पस है कि उसके जो फिलोसफी, क्योंकि हमारे फील्ड के बीच में ये ग्रास वाटर वेज निकलते हैं, तो इसके वेलोसिटी को एक मॉडरेट जो परमिसिबल लिमिट है उसके अंदर रखने के लिए, ताकि हमारा जो सॉइल इरोजन है वो सॉइल को डैमेज न कर सके। पर्पस मैंने वेजिटेशन लगाने का पर्पस ही यही है। ओके, सो इसमें कह रहे हैं कि दिस इज द बॉटम बिट बी इज पोर्शन जहां पे वाटर फ्लो कर रहा है। ये आपका जस्ट इमेजिन इरिगेशन चैनल, ये आपका इसी पोर्शन से वाटर फ्लो कर रहा है जो बॉटम है, जो जमीन के साइड से वाटर फ्लो कर रहा है। ये दोनों है जो जस्ट साइड है, वो साइड आपका साइड है, ये साइड है जो इसके थ्रू मान लिया यहाँ से यहाँ तक का, जब स्मॉल डी देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का डेप्थ ऑफ फ्लो है। कैपिटल डी है जो टोटल डेप्थ ऑफ इरिगेशन चैनल है। मतलब कि आप इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे आप खड़े हो और इसके नीचे ये चैनल है, यहाँ तक वाटर फ्लो कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक का वाटर इतने डेप्थ तक फ्लो कर रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है जो खाली है, दैट इज कॉल्ड फ्री बोर्ड। फ्री बोर्ड मतलब कि कितना भी, हम ये एज्यूम करते हैं कि डेप्थ ऑफ फ्लो इससे ज्यादा, डी से ज्यादा भी अगर हो जाएगा तो इस पोर्शन से ज्यादा नहीं होगा। अगर इससे ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, आपका इरिगेशन चैनल है उसको, आपको साइड को डैमेज कर देगा। तो जितना पोर्शन, जितना डेप्थ ऑफ फ्लो है उसका यूजुअली 15 to 20% डेप्थ हम देते हैं फ्री बोर्ड के लिए। अगर ये पोर्शन का डी का 15 to 20% ये ज्यादा है, ठीक है। एनीवे वो नहीं करना। तो ये जो है आपका बॉटम विड्थ है, ये पोर्शन यहाँ से यहाँ तक वाटर भीगा हुआ, वाटर यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो इसको आपको वेट कर रहा है। तो ये जो आपका साइड बन रहा है चैनल का, तो यहाँ जो हम निकालेंगे वेटेड पेरीमीटर, तो दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड, तो ये दोनों साइड तो ऑलमोस्ट आपका इक्वल हो जाएगा, प्लस बी हो जाएगा। तो टोटल वेटेड पैरामीटर कितना हो जाएगा, पैरामीटर मीन्स लेंथ ऑफ द जहां जहां से वाटर इसको फ्लो कर रहा है, दैट इज दिस पोर्शन प्लस दिस पोर्शन प्लस दिस पोर्शन। अब देखिए टेबल में वेटेड पेरीमीटर पी दिया हुआ है ना, बी का लेंथ यहां से यहां हो गया। अब हमको चाहिए ये लेंथ, इस लेंथ को कैसे निकालेंगे आप, ये तो यूजुअली स्लोपिंग होता है इस तरह का, जो साइड होता है वो अगर उसका क्रॉस सेक्शनल को काट को हटा देंगे तो ये स्लोपिंग, ग्राउंड से सटा हुआ नहीं होता है, कुछ एंगल होता है। तो मान लिया जाए कि ये यहाँ से यहाँ तक का लिया तो ये आपका ये स्लोपिंग लैंड है, तो हमको ये पोर्शन चाहिए। अगर ये रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, ये चाहिए। तो अगर इसको आप हटाएंगे तो एक ट्रायंगल बन जाएगा, तो ट्रायंगल में ये आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये बेस बन जाएगा, तो ये पोर्शन हमको चाहिए। तो क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसमें क्या हो जाएगा, दैट इज this is the hypotenuse for this triangle, so this square plus this square is equal to this square। और इसी में स्क्वायर है उसकी वजह से अंडर रूट आ गया, वेयर जेड इज द स्लोप ऑफ द इरिगेशन चैनल। आप कह सकते हैं जेड का वैल्यू, अगर ये लेंथ सी है, ये लेंथ जितना लेंथ डी है उतना ही आपका ये भी होगा, तो ये जो पोर्शन आपका आएगा जेड का वो वैल्यू आएगा सी बाई डी। क्योंकि यहाँ पे मान लिया स्लोप थीटा है तो tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाएगा। इसमें से थीटा आप जेड मान लीजिए, तो जेड मान लीजिएगा क्या हो जाएगा, दिस पोर्शन बाय दिस पोर्शन, सो जेड का वैल्यू आ गया सी बाई डी, ये पोर्शन है। तो जहां जहां पे जेड है
आपको दिया हुआ रहेगा स्लोप, स्लोप मान लिया 1:2, 2:3, इस तरह से इस फॉर्म में दिया हुआ रहता है। तो जहां भी जेड का वैल्यू रहेगा उस सी और डी के टर्म में लेकर के ये लेंथ आ जाएगा। तो ये लेंथ आने के बाद दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ, मतलब तीनों लेंथ, क्योंकि ऊपर तो खुला हुआ है, ऊपर के लेंथ से कोई मतलब नहीं है, ये तो ओपन रहेगा। ये पोर्शन आपका वेट कर रहा है, तो दिस पोर्शन प्लस दिस पोर्शन प्लस दिस पोर्शन इज वेटेड पेरीमीटर। तो बी हो गया दिस पोर्शन, और ए और ये दोनों बराबर है, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ किसी एक का लेंथ, ये लेंथ हो जाएगा d times of under root z square plus 1, where z is the slope of the irrigation channel, that is equal to c by d, मतलब horizontal length and divided by depth of flow of water, ये लेंथ है। तो ये वेटेड पेरीमीटर निकल गया। उसके आधार पे मान लिया जाए, अब आपको ये बताइए कि ट्रेपेजोइडल सेक्शन का एरिया क्या होता है, फॉर्मूला आपने पढ़ा है ट्रेपेजोइडल का, आपने पढ़ा होगा 8, 9, 10th में कभी। half into sum of its parallel. Yes, half into perpendicular into sum of the parallel sides। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका एक इसका पैरेलल साइड कौन होगा, ए, और दूसरा है ऊपर वाला ए, नहीं ये दोनों है, तो ए तो हो गया सम ऑफ द पैरेलल साइड मींस बी आ जाएगा। और इसका पोर्शन कैसे निकलेगा, अगर हम इसको इस लाइन को ज्वाइन कर दें, इस लाइन को ज्वाइन कर दें, तो यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन बी आ जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक का देखिए फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो इस पोर्शन में क्या करेंगे, ए एरिया हम निकाल लेंगे, तो हमारे पास ए भी आ गया है, ये आपका डी है यहाँ से यहाँ तक का, तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये निकल जाएगा, और इसको 2 टाइम्स कर देंगे तो यहाँ से यहाँ टोटल आ जाएगा। वही चीज किया हुआ है, आपका एरिया हो गया बी इंटू डी, वेयर हाफ डालेंगे तो हाफ इंटू डी, डी इज द डेप्थ ऑफ फ्लो हो गया, दैट इज द परपेंडिकुलर हो गया, और ये दोनों में से कॉमन लेंगे सम ऑफ द पैरेलल साइड, दिस साइड प्लस ऊपर वाले पोर्शन। एनीवे अगर हमें टाइम मिलेगा आपका क्लास में तो हम इसको किस तरह से आता है मैं उसे बता दूंगा। मैं अभी फिलहाल रखिए, एरिया हो गया, आप चाहे तो आराम से निकाल सकते हैं हाफ इंटू depth of flow, that is d, sum of the perpendicular side this portion and plus this portion, उसको आप कैलकुलेट करेंगे तो फिर हाफ है जो कॉमन हो जाएगा 2 से, वो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से आकर के, उसके बाद हो जाएगा ये आ जाएगा आपका एरिया। तो ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया निकल गया, वेटेड पेरीमीटर निकल गया। अनेक होता हाइड्रोलिक रेडियस, हाइड्रोलिक रेडियस जो भी फार्मूला यूज करेंगे टोटल वेलोसिटी निकालने में ये सारे टर्म आएंगे। हाइड्रोलिक रेडियस होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया डिवाइडेड बाय वेटेड पेरीमीटर। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया आप यहाँ से ले लेंगे, वेटेड पेरीमीटर आप यहाँ से ले लेंगे, दोनों का जो रेशियो होगा दैट इज द हाइड्रोलिक रेडियस। देखिए ए का वैल्यू यहाँ से आ गया डिवाइडेड बाय पी का वैल्यू आ गया यहाँ से। ये सारे डेटा आपको दिया हुआ रहेगा, बी भी आपके पास है, डी भी आपके पास, स्लोप ऑफ द साइड एज पर द सॉइल, और उसके बाद डेप्थ ऑफ फ्लो है, इसमें डाल करके आप निकालेंगे आर का वैल्यू। अब ये टॉप विड्थ 8 है आपका टॉप विड्थ, ऊपर वाला पोर्शन यहाँ से एक एंड से दूसरे एंड का जो चैनल का है दैट इज कॉल्ड टॉप विड्थ टी। तो टॉप विड्थ टी क्या हो गया, बी वाला पोर्शन दैट इज दिस पोर्शन, एंड उसके बाद वाला जो रिमेनिंग पोर्शन रह जाएगा वो हो जाएगा दैट इज 2 टाइम्स डेप्थ ऑफ फ्लो इनटू स्लोप ऑफ द चैनल। तो इससे निकल जाएगा टॉप विड्थ। अब ये सारे चीज हो गया, उसके बाद जो डेटा रहेगा उसमें आप कैलकुलेट करते रहिए आपका। और अगर आपका ये डेप्थ ऑफ फ्लो के टर्म में 2 टाइम्स डी हो गया, आप चैनल के टर्म में आएगा तो ये डेप्थ ऊपर डी की स्मॉल डी इज रिप्लेस्ड बाय कैपिटल डी। चलिए एक क्वेश्चन हम करेंगे उससे ज्यादा क्लियर होगा। उसी तरह फिर मान लिया जाए कि हमारा ये पैराबोलिक सेक्शन शेप चेंज हो गया है। सो एरिया इस केस में होता है 2/3 ऑफ आपका जो आपका टी है, जो टॉप विड्थ नहीं कहेंगे इसको, जो वाटर का जो चैनल का जो स्मॉल टी है, ऊपर है जो टॉप विड्थ है, तो ये स्मॉल टी टाइम्स ऑफ डेप्थ ऑफ फ्लो। वेटेड पेरीमीटर इसमें चेंज होता है क्योंकि आर्क साइज में होता है ए डी स्क्वायर बाई 3t, जहाँ ए है जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, डी इज द डेप्थ ऑफ फ्लो एंड टी इज द टॉप विड्थ इन द चैनल ऑफ द वाटर है, जी यहाँ दिया हुआ है। सो हाइड्रोलिक रेडियस अगेन ए बाई पी, दोनों का आप डिवाइड कर दीजिए, यही सेम चीज आ जाएगा आपका, क्योंकि 2/3 से 1.5 इससे करेंगे, ऊपर चला जाएगा 3, नीचे आ जाएगा 2, दोनों का रेशियो है, मतलब कि ए का इज दिस बाई दिस, सिंप्लीफाई करेंगे तो ए आ जाएगा। टॉप विड्थ ए बाई 0.67d, ये आ जाएगा इसे निकाल करके।
आप ये इसको सिंप्लीफाई करने के बाद इन्होंने अप्रोक्सीमेट डेटा, यहाँ देखिए एग्जैक्ट आएगा, यहाँ पे आप देखिए इसमें अप्रोक्सीमेट लेकर के इसमें हटा दिया, टर्म ऑफ डी खाली कर दिया, जिसमें इसको हटा करके इसको आपने टी को टी स्क्वायर नेग्लेक्ट कर दिया इसको, और इससे टी स्क्वायर कैंसिल होकर 2/3 करके अप्रोक्सीमेट। तो आप जहाँ अप्रोक्सीमेट की जरूरत पड़ेगा, जहाँ बहुत कम डिफरेंस रहेगा डेटा में, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं, और एक्चुअल के लिए दोनों है कैलकुलेशन का डिफरेंस है, ये दोनों सेम चीज है। आपको पॉइंट के टर्म में है, या पैसे डालेंगे तो ये आ जाएगा वो। तो ट्रायंगुलर की जरूरत है तो मैंने उसके लिए भी एक डाल दिया है। ट्रायंगुलर में कोई में एरिया वही रहेगा, वेटेड पेरीमीटर, इसमें 3 साइड ए और ए हो जाएगा, 2 साइड आ जाएगा। उसके बाद आपका हाइड्रोलिक रेडियस निकालेंगे, टॉप विड्थ निकालेंगे, सारा कुछ सेम रहेगा। मेरा कहने का मतलब है कि जब क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालते हैं तो हमें Q/V, दैट इज द टोटल वॉल्यूम टू बी कैरिड आउट थ्रू द चैनल एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो चाहिए। उसके बाद आपका वेलोसिटी ऑफ फ्लो डिपेंड्स अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉइल, लो वेलोसिटी, मीडियम वेलोसिटी, हाई वेलोसिटी, आप किस तरह का वेजिटेशन उसमें है पे डिपेंड करता है। तो अगर आपका क्वालिटी डिपेंड्स अपॉन द ग्रास क्वालिटी, अगर पुअर क्वालिटी का ग्रास रहेगा, वेलोसिटी हाई रहेगा, तो वॉश आउट होने की उसे प्रोबेबिलिटी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वालिटी ऑफ द ग्रास वेलोसिटी को हम मेंटेन करते हैं। जैसे स्पेयर ग्रीन ग्रास है, लो वेलोसिटी होती है यूजुअली 1 से 1.15 मीटर पर सेकेंड। गुड क्वालिटी का ग्रास या हो तो मीडियम वेलोसिटी में ये आ जाता है। एक्सीलेंट क्वालिटी ग्रास है तो हाई वेलोसिटी दे सकते हैं 1.8 से 2 बट रेंज इज 1 to 2.5 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह आपका डिफरेंट सॉइल के लिए, वेरी फाइन सॉइल के लिए, अगर वाटर क्लीन है या सम वाटर है तो इस केस में ये, अगर क्लीन वाटर है तो वेरी फाइन सैंड के लिए आपका 0.5, ये सब परमिसिबल वेलोसिटी है। मतलब ये परमिसिबल वेलोसिटी और एक्चुअल वेलोसिटी कि जब आप निकालेंगे अपने चैनल से तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ फ्लो होगा, आप उसको मैच करेंगे कि इसे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आपको फिर मॉडिफाई करना पड़ेगा। सैंड लोम के लिए, सिल्ट के लिए, स्टोनी है तो 1.5 से 1.8, अगर क्लीन है तो इसके लिए ये, अगर क्वार्टर है इसके लिए। ये सब डेटा आपके क्वेश्चन में या डिजाइन करेंगे तो आपको नोन रहेगा, इसे रटने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन है आपने ये है इसमें, और ये आपका हो गया ट्रैपेजॉइडल, ट्रायंगुलर, पैराबोलिक, ये आपका है रेक्टेंगुलर के लिए है आपका। तो सेम चीज है, सारे पैरामीटर। ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम इज द वेटेड पेरीमीटर, थर्ड कॉलम इज द हाइड्रोलिक रेडियस, एंड लास्ट वन इज द टॉप विड्थ। एक बार आपको कंसेप्ट आ गया तो शेप अगर चेंज हो रहा है तो सबसे पहला काम है, कोई भी इरिगेशन चैनल का अगर हमको डिजाइन करना है तो सबसे पहले क्रॉस सेक्शनल एरिया चाहिए, फिर वेटेड पेरीमीटर चाहिए, फिर हाइड्रोलिक रेडियस विद द हेल्प ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड वेटेड पेरीमीटर से निकल जाएगा, एंड टॉप विड्थ आपके सारे दिया हुआ खाली ऐड करना है, कुछ नहीं करना है। तो आप देख लीजिएगा, ये इसमें दिया हुआ फॉर नॉलेज के लिए, आपको सिर्फ पैराबोलिक ही पढ़ना है, पैराबोलिक, एंड कंसिडर कर सकते हैं कि आपका ट्रैपेजॉइडल के बारे में जान सकते हैं। सो डिजाइन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया दिस, सो डिजाइन ऑफ वाटर वेज के लिए हम यूजुअली यूज करते हैं मैनिंग्स फार्मूला। एक मैनिंग से आपका सिविल इंजीनियर के आधार नाम पे डाला गया मैनिंग्स फार्मूला। तो दिस इज हियर वेलोसिटी ऑफ फ्लो, कितना वेलोसिटी ऑफ फ्लो कर रहा है। अगर आपके पास चैनल है, उस चैनल का एरिया पता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर पता है, तो आप निकाल सकते हैं कि उस चैनल में कितना वेलोसिटी फ्लो कर रहा है। डिजाइन करने का बहुत तरीके हैं। मान लिया जाए कि आपको वेलोसिटी ऑफ फ्लो आप यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, अब मान लिया आपका सॉइल है, जो मान लिया जाए कि सैंडी सॉइल है, तो यहाँ से जो सॉइल का जो वेलोसिटी आएगा, ये परमिसिबल वेलोसिटी आपके पास दिया हुआ टेबल में या दिया हुआ रहेगा, उससे अगर मैच कर लीजिए तो आपका डिजाइन सही है, नहीं तो फिर आपका बॉटम विड्थ में, डेप्थ ऑफ फ्लो में आपका मॉडिफाई करना पड़ेगा। सो डिजाइन ऑफ क्रॉस सेक्शनल में यूजुअली हम मैनिंग्स फार्मूला यूज करते हैं, वेयर इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो थ्रू द चैनल, एस इज द बेड स्लोप। व्हाट, एक होता है साइड स्लोप, एक होता है बेड स्लोप। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइड स्लोप एंड बेड स्लोप? यस, एनीवन? साइड स्लोप किसको बोलते हैं, बेड स्लोप किसको बोलेंगे?
दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्लोप। Sir, slope of the side walls of यस, the channel हाँ बिल्कुल बिल्कुल, is जैसे side slope. जैसे आपने यहाँ देख रहा है ना, दिस इज द साइड स्लोप। ये हॉरिजेंटल के साथ, इसे बड़ा वाला फिगर में ले लेता हूँ, ये देखिए, ये आपका साइड स्लोप है, ये है जो चैनल का साइड है, वाटर इस पोर्शन से फ्लो कर रहा है, इस पोर्शन से, ये आपका साइड है चैनल का, और ये आपका उसके साइड में है जो आपके ये ग्राउंड से लगा हुआ पोर्शन, हॉरिजेंटल पोर्शन से। तो साइड स्लोप कर रहा है एंगल फाउंड बाय द साइड ऑफ द चैनल विद द हॉरिजेंटल, सॉरी विद द हॉरिजेंटल। तो हॉरिजेंटल के साथ जितना एंगल बना रहा है दैट इज द साइड स्लोप। ये पोर्शन जो है ना वही साइड स्लोप है। तो ये साइड से एंगल बना रहा है तो साइड स्लोप है। और बेड स्लोप कैसा है, लॉन्गिट्यूडनल स्लोप किसको बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल स्लोप किसको बोलेंगे? बेड स्लोप, लॉन्गिट्यूडनल स्लोप, एनर्जी स्लोप, ये सब सिनोनिमस टर्म है। आप जब वाटर चैनल में फ्लो हो रहा है तो आपने देखा होगा फ्लो जो वाटर हो रहा है एक साइड से दूसरे साइड में जाता है। तो क्यों फ्लो हो रहा है वाटर? दूसरे साइड में क्यों नहीं हो रहा, अपोजिट साइड में क्यों नहीं हो रहा है? ड्यू टू स्लोप। ड्यू टू स्लोप, दैट इज द एलिवेशन डिफरेंस। मेरा कहने का मतलब है Difference in elevation in the two Yes. horizontal points. यस मैं ये बोल रहा हूँ, अगर इधर से वाटर इधर की ओर फ्लो हो रहा है, इसका मतलब है कि जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज द डिफरेंस ऑफ वर्टिकल हाइट फ्रॉम वन पॉइंट टू सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट टू सेकेंड पॉइंट। मान लिया यहाँ पे जो वर्टिकल डिफरेंस है h1 है, यहाँ पे h2 है, मतलब यहाँ पे यहाँ ज्यादा डेप्थ हो गया। तो दिस डिफरेंस की वजह से जिधर की ओर डेप्थ ज्यादा हो जाएगा, फ्लो उसी डायरेक्शन में करेगा जिधर की ओर ग्रेडियंट ज्यादा मिल गया। अब देखिए ना, फ्लो वाटर फ्लो क्या रहा, जहां की ओर स्लोप जिधर की ओर उधर के वाटर फ्लो हो जाता है। तो ड्यू टू ग्रेडियंट की वजह से अगर ज्यादा ग्रेडियंट होगा तो वाटर काफी स्पीड से फ्लो करेगा, कम ग्रेडियंट होगा तो थोड़ा स्लो होगा। अगर आपने ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया तो उसकी वजह से फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो ड्यू टू ग्रेडियंट डिफरेंस की वजह से ही वाटर फ्लो होता है। तो वही जो है कि बेड स्लोप। अच्छा मान लिया, अब एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं कि सर अगर हमको अगर करना होगा तो ज्यादा ग्रेडियंट दे देंगे तो वाटर ज्यादा फ्लो हो जाएगा, लेकिन उसका कंसिक्वेंसेस क्या होगा? सर इरोजन हो जाएगा सर। इरोजन हो जाएगा। जो से ज्यादा अगर आप दे देंगे वाटर तो फ्लो आपका हो जाएगा, लेकिन वो वेलोसिटी की वजह से जो इसके जो बेड में जो आपका जो सॉइल है उसको भी इरोड करते हुए लेके चला जाएगा, मिट्टी को एक जगह से उठाकर दूसरे जगह पे जाके जमा कर देगा। तो यहाँ पे ज्यादा गड्ढा हो जाएगा, डैमेज होगा, कहीं जाकर जहाँ डिपोजिट करेगा वहां पे जाकर वो ऊंचा हो जाएगा वो। अब मतलब कि आपका एक यहाँ का मान लिया फर्टाइल सॉइल है तो यहाँ से यहाँ भी रोड करेंगे, इधर का वेलोसिटी भी बढ़ेगा तो इधर का भी सॉइल आकर इसमें गिरेगा वो। सो लॉन्गिट्यूडनल बेड वही आपका एलिवेशन डिफरेंस है बिटवीन द बेड इन द बेड ऑफ द चैनल, जिसकी वजह से वेलोसिटी ऑफ वाटर मतलब कि वाटर फ्लो करता है, उसकी वेलोसिटी उस पर डिपेंड करता है। दैट इज द बेड स्लोप। यूजुअली बेड स्लोप वेरीज फ्रॉम कितना से कितना परसेंट बता सकते हैं आप? कुछ आइडिया, थोड़ा सा भी कॉमन सेंस, कितना उम्मीद करते हैं कि वेलोसिटी ऑफ फ्लो कितना है, स्लोप कितना होना चाहिए बेड स्लोप? कितना परसेंट? 1 2 3 4 5 10 कितना? सर 3 to 5%। 3 to 5% बहुत है। यूजुअली साइड स्लोप हम 1 to 2% लेते हैं, और स्पेशल केस में फिर डिपेंड करता है 4% तक भी जाता है। सो 2 तो मतलब कहने में 1 to 2% बहुत हो गया। तो ये रफ आइडिया, ऐसा कुछ नहीं। ऐसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको थोड़ा क्लियर होगा। एक क्वेश्चन है, अभी हमने जो फार्मूला जो पीछे हम डिस्कस कर रहे थे, एक्चुअली ये बोर्ड होता तो मैं इसका डिराइव करता मैं इसको। एनीवे इस क्वेश्चन में जहां दिक्कत किसी को हो रहा है आप झिझक पूछिए। आप जब तक नहीं पूछेंगे मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है?
सो ऑनलाइन का थोड़ा सा अपना ये डिसएडवांटेज है, लेकिन जब भी मौका मिलेगा हम इसको कोशिश करेंगे। देखिए ये कह रहा है डिजाइन अ ग्रास्ड वाटर वे ऑफ पैराबोलिक शेप। आपको यहाँ क्लियर कर दिया गया है कि एक पैराबोलिक शेप का ग्रास वाटर वेज हमको डिजाइन करना है, जो टू कैरी अ फ्लो ऑफ 2.6 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब वो बता दिया है कि वो चैनल या ग्रास वाटर वेज जिसमें 2.6 मीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 2.6 मीटर क्यूब वाटर फ्लो करे, इस कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए हमें पैराबोलिक शेप का एक ग्रास वाटर वे डिजाइन करना है। सो डिजाइन अ ग्रास वाटर वे ऑफ पैराबोलिक शेप to carry a flow of 2.6 meter cube per second down a slope of 3%। आप यहाँ पे देखिए 3% स्लोप दिया गया है। ये स्लोप क्या है? डाउन अ स्लोप ऑफ 3%। कौन सा स्लोप है? साइड स्लोप या बेड स्लोप? बेड स्लोप। बेड स्लोप या द वाटर वे हैज अ गुड स्टैंड ऑफ ग्रास। ये कह रहा है कि आपका वाटर वे में अच्छे क्वालिटी की ग्रास है, एस्टैब्लिश किया हुआ है, एंड या वेलोसिटी ऑफ 1.7 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से उसे हैंडल किया जा सकता है। वेलोसिटी भी आपको पता है, क्वांटिटी ऑफ वाटर आपके फ्लो हो रहा है वो भी पता है आपको, इतना अलाउड है। सो एज्यूम द वैल्यू ऑफ माइनिंग्स कोफिशिएंट। अभी जो फॉर्मूला हम देख रहे थे माइनिंग्स कोफिशिएंट इसका, वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो, s इज द लॉन्गिट्यूडिनल या बेड स्लोप, r इज द हाइड्रोलिक रेडियस। हम पिछले में अब डिस्कस करते हैं, हाइड्रोलिक रेडियस इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन टू द वेटेड पेरीमीटर, उसका पावर 2/3 है, बेड स्लोप का 1/2 है, एंड डिवाइडेड बाय माइनिंग्स कोफिशिएंट, माइनिंग्स रफनेस कोफिशिएंट या माइनिंग्स कोफिशिएंट, इसकी वैल्यू आपको दिया हो रहेगा, इस पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे कह रहा है कि वैल्यू एज्यूम द वैल्यू ऑफ माइनिंग्स कोफिशिएंट n इज 0.04। आपके पास इतने डेटा दिया हुआ है, इस डेटा के हेल्प से आपको एक ग्रास वाटर वेज पैराबोलिक शेप का डिजाइन करना है। तो डिजाइन करने के लिए अगर आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो दिया हुआ है, तो इससे क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द चैनल तो आपको मिल ही जाएगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द चैनल इज Q/V। यहाँ से निकल जाएगा कितना मीटर स्क्वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा। उसके बाद आपका स्लोप दिया हुआ है, फिर वेलोसिटी दिया हुआ है, पैराबोलिक का क्रॉस सेक्शनल का सारे फार्मूले आपको दिए हुए हैं, वेटेड पैरामीटर दिया हुआ है, आप निकालता लिएगा, वैल्यू पुट करके देखिए Q इक्वल टू A इंटू V, दैट इज द volume of flow is the product of cross sectional area and velocity of flow. So for a velocity of 1.75 आपको दिया हुआ है, a cross sectional area is what? Volume of flow by velocity of flow, ये दोनों आपका दिया हुआ है 2.6, Q का वैल्यू इतना मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये आपका दिया हुआ इतना मीटर पर सेकेंड, तो आपका इतना डेट रफली आपको कह सकते हैं 1.5 मीटर स्क्वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया चाहिए फॉर द हैंडल ऑफ दिस क्वांटिटी ऑफ वाटर 2.6 मीटर क्यूब पर सेकेंड एट द रेट ऑफ 1.75 मीटर पर सेकेंड के लिए 1.5 मीटर स्क्वायर के पैराबोलिक शेप का आपका चैनल चाहिए। अब कह रहा है ये शेप का, तो आपका जो इस शेप का जो था उसका एज्यूम कर रहा है ने, ये है आपका पैराबोलिक शेप है, तो उसने एज्यूम किया कि मान लिया टी डेप्थ पे है एंड डी इज द डेप्थ ऑफ फ्लो, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे 2D/3, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ अब ये एरिया उस एरिया से मैच कराएंगे, तब हमारा अगर सही होगा तो उसको हैंडल कर पाएगा, नहीं तो फिर आपका टी और डी में मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो इस केस में आप देखिए इसको, एरिया आप निकाल रहे थे पैराबोलिक का 2/3 ऑफ टी इंटू डी, 2 इंटू डी, आपका टी का आपने एज्यूम कर लिया कि इसमें ले रहे हैं, डी का वेलोसिटी मान लिया 60 सेंटीमीटर डेप्थ का फ्लो है, एंड आपका जो उसका जो टॉप विड्थ है जो 4 मीटर है, तो इसके अनुसार क्रॉस सेक्शनल एरिया 1.6 मीटर स्क्वायर आया हमारा चैनल का। ये आपने जो कैलकुलेट किया 4 मीटर टॉप विड्थ से
60 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ फ्लो से, तो चैनल का क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालकर हमको 1.6 मीटर स्क्वायर आया, और हमारा जो डेटा दिया हुआ है उसके अनुसार जो एरिया आया है 1.5 मीटर स्क्वायर आया है। अभी दोनों एरिया ऑलमोस्ट आसपास है, ये तो आपने यहाँ पे राउंड कर दिया उसके वजह से आ गया, ऑलमोस्ट पास पास है 1.5 1.6। उसी तरह फिर वेटेड पेरीमीटर का ये फॉर्मूला है, टॉप वेट प्लस 8 टाइम्स और डी स्क्वायर बाई 3t। टॉप वेट आपने 4 लिया था, 8 है जो 8 रहेगा। डी का वैल्यू डेप्थ ऑफ फ्लो 60 सेंटीमीटर, इसको मीटर में करेंगे तो 0.6 मीटर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो गया 3 इंटू टी टाइम्स ये आ गया। इसको कैलकुलेट करने के बाद ये आपका वेटेड पेरीमीटर आ गया। अब वेटेड पेरीमीटर आपके पास आ गया, एरिया ऑफ सेक्शन आ गया है, उसको रेशियो निकाल देंगे तो हाइड्रोलिक रेडियस आपका निकल गया यहाँ पे, ये हाइड्रोलिक रेडियस हो गया आपका। अब हाइड्रोलिक रेडियस निकल गया आपका, तो यहाँ पे यूजिंग द माइनिंग्स फार्मूला वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन द चैनल इज दिस वन हो जाएगा, v इक्वल टू एस टू द पावर 1/2 r टू द पावर 2/3 डिवाइडेड बाय माइनिंग्स रफनेस कोएफिशिएंट। सो ये वैल्यू आपने निकाल दिया, अभी दिया हुआ है 3% यहाँ आ गया, 3% में 3/100 दैट इज 0.03, 3/100 का अंडर रूट। उसके बाद ये आपने निकाला आर का वैल्यू यहाँ आ गया आपका 0.377, इसका 2/3 डिवाइडेड बाय माइनिंग्स कोएफिशिएंट आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.04। ये कैलकुलेट करने के बाद वेलोसिटी आपका आ गया 2.26 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए आपने जो चैनल डिजाइन किया उसका वेलोसिटी 2.26 आ रहा है, जो डेटा आपको दिया हुआ है उसका वेलोसिटी कितना था 1.75 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, काफी डिफरेंस आ रहा है आपका, ये वेलोसिटी है और ये वेलोसिटी आपका, इतना वेलोसिटी हमको चाहिए, यही इतना ही वेलोसिटी है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारा जो क्रॉस सेक्शन डिजाइन किया है वो हमारे लिए फिजिबल नहीं है, ओके नहीं है। अब देखिए द वेलोसिटी एक्सीड्स द परमिसिबल लिमिट, तो इसका मतलब है ये जो हमने 0.4 माने थे वो कम था, तो इसी वैल्यू को फिर ये हीट एंड ट्रायल है, आपने जस्ट डिजाइन कर रहे हो, आपको पता नहीं है, जस्ट रिसर्च कर रहे हैं आप कि जो चैनल बना रहे हो हमारे लिए सही है या नहीं, तो कहाँ आप चेंज कर सकते हो, सिर्फ डेप्थ ऑफ फ्लो करेंगे तो आपका टॉप बिट भी वेरी करेगा। तो पहले हमने 4 लिया था, ये आपका 0.4 मीटर था, दैट इज 60 सेंटीमीटर था, तो उसके अनुसार हमारा वेलोसिटी जो बहुत ज्यादा आ गया परमिसिबल लिमिट से। अब उसने क्या किया, जो आपका ये था उसके टॉप बिट्स को 4 से 6 बढ़ा दिया और इसका जो डेप्थ ऑफ फ्लो था उसको कम कर दिया है। अब जो कम कर दिया तो उस केस में क्रॉस सेक्शनल एरिया तो सेम रह गया है, ये भी आपका इतना आ गया, वेलोसिटी यहाँ निकाल के देखिए 1.7 आ गया। अब देखिए जो आपने कैलकुलेट किया वो वेलोसिटी 1.70 मीटर पर सेकेंड है, और आपका जो वेलोसिटी जो दिया डिजाइन करने के लिए बोला गया था वो वेलोसिटी 1.75 है। इसका मतलब है कि अगर आपका परमिसिबल वेलोसिटी 1.75 है और आपका डिजाइन वेलोसिटी 1.7 है, इसका मतलब अब आप सिर्फ लिमिट में पूरी तरह कैपेबल है इसको हैंडल करने के लिए। सेंस द वेलोसिटी इज विद इन द परमिसिबल लिमिट, आपका 1.7 है जबकि आपका वहां परमिसिबल है 1.75। सो जो आपने निकाला वो पूरी तरह सेफ है, कैपेबल है आपको इस रेट को हैंडल करने के लिए। तो अब आपका डिजाइन मतलब वो स्ट्रक्चर जिस वाटरवेज का डेप्थ ऑफ फ्लो 40 सेंटीमीटर दैट इज 0.4 मीटर हो, इससे ज्यादा होगा तो आपके चैनल को प्रॉब्लम होगा, और टॉप बिट 6 मीटर के लिए आपका सेफ है। इससे ना तो ज्यादा होगा, कम होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी, ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आपके चैनल को प्रॉब्लम होगा। अब उस केस में क्यू का वैल्यू कितना गया 2.72 आ गया, उस केस में आपका वैल्यू जो दिया हुआ था क्यू का 2.62 शायद दिया हुआ है, दोनों आसपास दोनों मैच कर रहा है। सो द कैरिंग कैपेसिटी क्यू ऑफ द वाटरवे इज मोर देन द रिक्वायर्ड। अब इसका मतलब है जितना चाहिए उससे हमारा बड़ा सेफ है, मतलब हमारा स्ट्रक्चर को कोई खतरा नहीं है। अगर कम रहता तो वॉश आउट होने का प्रॉब्लम होता, तो ज्यादा भी बड़ा नहीं होना चाहिए और छोटा तो होना ही नहीं चाहिए, जस्ट उससे बड़ा होना चाहिए ताकि वो जो रिक्वायर्ड कैपेसिटी है उससे हैंडल करने के लिए वो एफिशिएंट होनी चाहिए। Hence the design of waterways is satisfactory
और सुटेबल फ्री वुड आप दे सकते हैं 15 to 20% डेप्थ ऑफ फ्लो का। जितना डेप्थ ऑफ फ्लो, जैसे मान लिया यहाँ पर डेप्थ ऑफ फ्लो आपने लिया 0.4 मीटर, इसका 20 या 20 मीटर या 15 मीटर आप ऐड कर सकते हैं इसमें, तो आपको फिर आपको ओवरफ्लो नहीं होगा। A suitable freeboard to the depth is to be provided in the final dimension. So dimension of the designed water which क्या हो गया, आपका डेप्थ ऑफ फ्लो 4 मीटर, आपका टॉप बिट हो गया 6 मीटर, उसके बाद वेलोसिटी ऑफ फ्लो 1.7 मीटर पर सेकेंड, क्यू का वैल्यू 2.72 मीटर पर सेकेंड, और इस वैल्यू में इसका 15% या 20% ऐड कर दीजिए तो फ्री बोर्ड का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ तक किसी को पूछना है तो कुछ पूछ सकते हैं। बिल्कुल सर हाँ। ये अजम्पशन करके करेंगे तो सर 1 2 3 से भी तो स्टार्ट कर सकते हैं, काफी लंबा हो जाएगा। नहीं, आप जब डिजाइन करेंगे वाटर वेज में फील्ड में जाओगे तो आपको एक आपको एस्टिमेट मिल जाएगा, हमारा वाटर वेज इससे नीचे नहीं जा सकता जब डिजाइन करते हैं। तो अब आप 1 मीटर का लेकर, अब 1 मीटर तो ज्यादा हो जाएगा, 1 मीटर का डिजाइन कर ही नहीं सकते, 10 सेंटीमीटर का, 20 का नहीं कर सकते, 30 से आप शुरू कर सकते हो। तो उसमें एक ट्रायल मेथड है, तो 2-3 केस आएंगे। या फिर क्या करेंगे, आपको अगर वो डेटा पता है तो डायरेक्ट आप ऐसे मानने वाला क्यू आपको पता है और वेलोसिटी पता है तो डायरेक्ट वैल्यू उससे निकल जाएगा आपको। अगर वो नहीं पता है तो आपको 2-3 ट्रायल लेना पड़ेगा और जो वैल्यू आपको जस्टिफाई करेगा वो आपका फाइनल होगा। ठीक है, तो इट डिपेंड्स अपॉन इंफॉर्मेशन आपके पास क्या क्या अवेलेबल है। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट, जब आप डिजाइन कर रहे हैं मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अननोन है। हो सकता है कि जो आप वैल्यू जो आपने जो सर्वे किया है वो क्रॉप टू क्रॉप वेरी करेगा। अब मान लिया जाए कि जो रेनफॉल एक व्हीट क्रॉप है, एक पैडी क्रॉप है, तो पैडी क्रॉप में क्या है, आपका जो स्टैग्नेशन ऑफ वाटर है वो ज्यादा चाहिए उसको, तो हो सकता है जो इफेक्टिव रेनफॉल आपका व्हीट के लिए है और जो इफेक्टिव रेनफॉल एक्सेस वाटर व्हीट के लिए है वो पैडी के लिए इफेक्टिव रेनफॉल हो जाए, तो आपको जरूरत ही नहीं पड़े उसे बाहर निकालने का। तो ये भी कंडीशन आ सकते हैं। तो डिपेंड, जब डिजाइन करते हैं तो हमको ये सारी चीजें कंसिडर करना पड़ता है। और ऐसे डिजाइन कर देंगे कि आपको कभी आपका जो वाटर वेज हो जाएगा जो बहुत बड़ा हो जाएगा, जो इकोनॉमिकली आपके लिए फिजिबल नहीं होगा, बेकार के वो जो स्ट्रक्चर है जो वेस्टेज जाएगा, उतना पानी नहीं है, आपने बहुत बड़ा स्ट्रक्चर आपने डिजाइन कर दिया। कई बार ऐसा हो जाएगा कि बहुत छोटा हो जाएगा और 1-2 साल तो मान लिया ठीक भी चला, आपने अंदाजे से बना लिया अंदाज से, और 2-4 साल के बाद बहुत ज्यादा हेवी रेनफॉल हो गया तो वाटर रन ऑफ ज्यादा की जनरेट हो गया तो सारे स्ट्रक्चर को वॉश आउट कर दिया साइड को, तो ये प्रॉब्लम होंगे। तो बेस्ड ऑन द प्रीवियस डेटा उसके एनालिसिस करने के बाद और उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करने के बाद जो उस सूटेबल होता है उस क्रॉप के लिए और उस सॉइल के लिए, उस डेटा के आधार पर हम इसको ये फाइनल करते हैं इसको। एनीवन कुछ भी? सर क्लाउड बस्टिंग जोन या फिर फ्लड प्लेन एरियाज में अगर ग्रास वाटर पे डिजाइन करना पड़े तो उसका क्या क्या डिटर्मिनेंट्स होगा? उसका डिटरमिनेंट सबसे पहले आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो आपका एक जो स्टैंडर्ड जो प्रोसीजर है हम वही करेंगे। सबसे पहले हम उस एरिया का देखेंगे कि इस एरिया का स्लोप कितना है, डेप्थ ऑफ फ्लो कितना है, कितना वाटर वो हैंडल का सब। उसके बाद आउटलेट ध्यान में रखेंगे कि जो वाटर हमने उस केस में आता है वो उसको हम सेफ डिस्पोजल कहाँ कर सकते हैं। उसी के आधार पे आप चैनल का डेप्थ को बढ़ा सकते हैं या विड्थ को बढ़ा सकते हैं। तो प्लेन एरिया है उस केस में बेड स्लोप कितना वाटर हैंडल कर रहा है वो देखना जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा, आउटलेट सफिशिएंट नहीं है तो वो पानी आपके फील्ड से बाहर जाएगा ही नहीं, आपके फील्ड में ही बैक वाटर होना शुरू हो जाएगा। जैसे हमारा देखिए पूसा का फील्ड आपने देखा है, अपना यूनिवर्सिटी का फील्ड, जस्ट इमेजिन जो आपके हमारे पूसा का जो फील्ड है, जो पानी जो आपका गंडक का लेवल जो अप हो जाता है तो हमें वहां पे एक डाला हुआ स्लुइस गेट उसको बंद करना पड़ता है। उससे क्या होता है, नहीं तो नदी का पानी ही अंदर आना शुरू हो जाता है जो लेवल जो हाई हो जाता है। तो
ठीक है ना। तो उस केस में हम कुछ नहीं कर सकते वहां पे, फिर वाटर डाउन होता है तभी उसको खोलते हैं उसको। तो जब प्लेन एरिया है तब आपको आउटलेट पे ज्यादा ध्यान देना होगा कि आउटलेट कैसा है। क्लाउड बस्टिंग जोन जो है हिली एरियाज में। तो हिली एरिया में तो वो तो कोई भी केस हो, उसे आप जनरलाइज तो नहीं कर सकते ना उसको, वो तो कभी होता है। अब 50 साल में होगा, 60 साल में होगा, कब होगा वो तो आपके हाथ में नहीं है ना। वो तो उसके लिए कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है उसके लिए। उसके लिए तो आपको इतना रिस्क लेकर ही चलना होगा। बताइए और कोई। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका मेंटेनेंस और किस तरह से इसका ग्रास इस्टेब्लिशमेंट करते हैं उसके बारे में चर्चा कर लेंगे थोड़ा सा। उसके बाद मैं देखता हूँ इसका आपका नोट्स है जो अपलोड कर दूंगा मैं इसको। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए इससे। आपको पढ़ना है ग्रास वाटरवेज में कंसेप्ट ऑफ ग्रास वाटरवेज, इट्स डिजाइन में साइज ऑफ वाटरवेज, शेप ऑफ वाटरवेज, वेलोसिटी ऑफ वाटरवेज, डिजाइन ऑफ द क्रॉस सेक्शन। इतना पे आपको कंसंट्रेट करना है आपको। एक दो हम असाइनमेंट के लिए प्रॉब्लम डाल देंगे, आप उसको प्रैक्टिस कर लेंगे। जब हम उसमें आपको नोट्स डालेंगे उसी के साथ डाल दूंगा मैं उसे, आप करके एज असाइनमेंट भी आप सबमिट कर देंगे आप लोग। ठीक है, ओके। हाँ भाई। थैंक यू सर। नहीं, और अगला क्लास कब होना है अपना वो बता दो। नेक्स्ट क्लास कब होगा आपका? थर्सडे भी क्लास है ना, तो थर्सडे आप क्लास करेंगे आपका आपका 18th, नहीं 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 11th को आप लोग क्लास करेंगे। एक मिनट। हाँ विशाल। हाँ नहीं, डीन साहब अभी कहाँ बात होता है नहीं इधर। वो आते हैं अभी क्लास में, क्लास लेकर 5 मिनट में तेरे पास आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तो सेकंड हाफ में मिलते हैं फिर। हाँ हाँ 2:30 बजे मैं आ जाऊँगा। ओके। हाँ बेटा बोलो क्या करना है। 11th का क्लास करना है 11th को, बोलो। सर 11th को छठ में बहुत कोई बिजी रहेगा। ओके तो छोड़, कोई बात नहीं। तो फिर एक्स्ट्रा क्लास आप कब देंगे अब देख लीजिए, आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा। मंडे क्लास है तो मंडे तो मैं सोच रहा हूँ इसको ऑनलाइन ही कर लेता हूँ मंडे वाला क्लास, क्या यस सर। मंडे वाले। उसके बाद फिर आप डिसाइड करेंगे। दूसरी बात, एक और मेजर प्रॉब्लम हमारे साथ जो हो रहा है, 23, 24, 25 को एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का पटना में कन्वेंशन है, शायद आपके साइट पे भी सारे कुछ डाला हुआ है। तो इस ड्यूरेशन हमें नहीं लगता है कि कोई क्लास हो पाएगा। इवन कि हमको लगता है पहले तो वहाँ भी लगता है हम कोशिश करेंगे ऑनलाइन ही करने का। क्या वो मैं पटना में ही रहूँगा तो वहाँ से भी मैं ऑनलाइन कर सकता हूँ, स्लाइड तो कहीं भी कर सकते हैं, स्लाइड से शेयर। ठीक है। यस सर। तो हमसे जितना पॉसिबल होगा, अगर क्लास में होता है तो देख लेंगे, और नहीं तो ऑनलाइन करने के बाद इस सिलेबस को हम कवर करेंगे। उसके बाद आप लोग जो नोट्स रहेगा उसको पढ़िए, और हमसे कभी भी पूछ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि क्लास में ही। अगर कहीं किसी को प्रॉब्लम हो रहा है कोई, तो कभी भी कॉल कर सकते हैं आप मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे कभी भी मीन्स कभी भी, नो प्रॉब्लम। दिन में रात में कभी भी, आप जब भी पढ़ रहे हैं लग रहा है कि हमको दिक्कत हो रहा है तो आप वहाँ कॉल कीजिए आप। ठीक। सो अटेंडेंस पता नहीं अटेंडेंस का क्या इंपॉर्टेंस है मुझे नहीं पता, लेकिन ले लेता हूँ। कोई रिकॉर्ड मांगेगा तो देना पड़ेगा ना। तो मैं रोल नंबर बोल रहा हूँ, आप लोग बोल दीजिएगा। ओके, रोल नंबर 1।